यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 2 का टेस्ट नंबर 8। कौन सा? टेस्ट नंबर 8। इससे पहले हम लोग जो है वो 7 टेस्ट हम कर चुके हैं पेपर नंबर 2 के, और आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे हमारे टेस्ट नंबर 8 के बारे में। तो टेस्ट नंबर 8 जो है इसके अंदर 50 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे अपने 10 के 10 यूनिट के। तो 10 यूनिट से अपने पेपर नंबर 2 में, और उसमें से हमने हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन जो है वो कवर करे हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट वाली, और वो है ये कि आज MBA का पेपर था, मैनेजमेंट का पेपर था, और मैनेजमेंट के पेपर के अंदर जो है दोबारा से NTA ने, बोले तो NTA तो ओनली एग्जामिनेशन एजेंसी है, UGC ने दोबारा से इतिहास दोहराया। मतलब दिसंबर 2019 में जो 2 RC दी गई थी, इस बार दोबारा दी है। 2 रीडिंग कॉम्बिनेशन दोबारा, वही लास्ट वाले 91 से लेकर के 95 और 96 से लेकर के 100, 2 रीडिंग कॉम्बिनेशन जो है वो आज वाले एग्जाम के अंदर दोबारा दिए हैं। तो भैया सतर्क हो जाओ। अब हम भी आज वाला तो चलो मैंने बना दिया, कल वाले में दोबारा रीडिंग कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन दूंगा मैं। तो भाई थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। रीडिंग कॉम्बिनेशन के 10 क्वेश्चन जो है वो आने हैं, 5 क्वेश्चन वही पैटर्न वही है बिल्कुल, 5 क्वेश्चन सारे के सारे उसमें पैरा में से, और 5 क्वेश्चन जो है जो दूसरा एक और जो रीडिंग कॉम्बिनेशन था वो सारे के सारे एकदम बाउंसर्स। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास में अब वैसे वैसे क्वेश्चन भी आने वाले हैं। ओके, हाँ जी, चलो हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक का। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का आ रहा है वो है ये, द सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग को इन द इकोनॉमी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है बोले तो RBI, वो उसकी जो पॉलिसी, जो कंट्री के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करने का जो RBI का पॉलिसी है, डेट पॉलिसी इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। आंसर जो आएगा वो क्या? B। आगे बढ़िए। सेकंड क्वेश्चन बोलता है द प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप इज रिप्लेस किया जाएगा बाय द सोशल ओनरशिप एज एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम द कैपिटलिस्ट सिस्टम से कहां? सोशलिस्ट। जब हम कैपिटलिस्ट से सोशलिस्ट की तरफ जाते हैं तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर सारा अधिकार जो है वो कौन ले लेगी? गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलते हैं अंडर द सोशलिज्म प्रॉपर्टीज आर मैनेज बाय द स्टेट। बोला सोशलिज्म के अंदर प्रॉपर्टी मैनेज होती है स्टेट के द्वारा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। बट दोनों बातें सही है, बट दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा? बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग का। आपको 4 जो है वो आपको दी है थ्योरी, और आपको आगे दिए हैं कुछ साइलेंट फीचर। 4 थ्योरी, 4 कॉन्सेप्ट दिए, उनके कुछ फीचर दिए, आपको मैच करना। सबसे पहले बात करते हैं अगर पहले फीचर का, स्टेट इन विद द एक्सपोर्ट इक्वल इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इक्वल होता है इंपोर्ट के, वो होता है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम होता है तो वहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है? बराबर होता है। आगे, एबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू प्रोड्यूस ए गुड्स मोर एफिशिएंटली देन अदर। अगर मान लो एक नेशन के पास में एबिलिटी है कि वो दूसरे से अच्छा सामान बना सकती है, दैट एबिलिटी इज नोन एज द एब्सोल्यूट एडवांटेज। ओके, फिर इट इज ए लॉन्ग टर्म फिनोमिना। सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम एक होता है, देखो डिसइक्विलिब्रियम 2 तरीके का होता है, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन को बोलते हैं टेम्पोरल। क्या बोलते हैं? टेम्पोरल। और जो लॉन्ग रन डिसइक्विलिब्रियम है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेक्युलर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम जो है वो लॉन्ग रन फिनोमिना है। और आखिरी आया डिफरेंस बिटवीन द मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। मर्केंडाइज मतलब गुड्स, जिसको विजिबल आइटम बोलते हैं हम लोग करंट अकाउंट में। तो बोलते हैं आइटम डिफरेंस जो है बिटवीन द मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा? 2413। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बोलता है करंट अकाउंट और द इनकम अकाउंट। करंट अकाउंट या फिर इनकम अकाउंट की बात करें, BOP, ठीक है, इट इंक्लूड द फ्लो ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि BOP के अंदर जो आपका करंट अकाउंट बनता है उसके अंदर हम लोग बेसिकली बात करते हैं विजिबल्स का, और उसके अंदर बात करते हैं किसका? इनविजिबल का। फिर बोलता है करंट अकाउंट इज यूज्ड सब डिवाइड इनटू विजिबल इनविजिबल। बिल्कुल सही बात है, यही तो बात होती है, क्योंकि इसके अंदर जो गुड्स है वो आती है किसके अंदर? आपके विजिबल में, और जो सर्विसेज है वो आती है किसमें? इनविजिबल में। तो बोले तो जो आपका असर्शन और रीजनिंग दोनों के दोनों क्या है? ट्रू है, और जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है किसका? असर्शन का। बोले तो A। आगे बोलता है इन द BOP एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ 2 इफेक्ट। बोलता है BOP के अंदर हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट है। ओके, सिंस फॉर एवरी क्रेडिट, क्योंकि हर एक क्रेडिट के लिए देयर इज कोरस्पोंडिंग डेबिट एंड हर डेबिट के लिए देयर इज कोरस्पोंडिंग क्रेडिट। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें सही है, और यही बात जो है वही तो एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का, क्योंकि असर्शन यही तो बोल रहे हैं कि एवरी ट्रांजैक्शन के कितने इंपैक्ट है? 2 इंपैक्ट है। तो आंसर क्या आएगा? बोथ A एंड R आर द ट्रू बट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द A। चलो जी आगे। इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अगर मान लीजिए कभी ऐसा है, इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो बेस है किसके ऊपर? फैक्ट्स के ऊपर, एंड इट इज वेरीफाइबल, और उन फैक्ट को अगर आप वेरीफाई कर सकते हो किससे? डॉक्यूमेंट की मदद से, तो इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो क्या है? हैज द क्वालिटी ऑफ द रिलायबिलिटी। क्योंकि वो रिलायबल इसलिए क्योंकि हर एक चीज का आपके पास में क्या पड़ा है? प्रूफ पड़ा है। चलो जी नेक्स्ट,
असर्शन दिया गया, बोलता है लीगल फीस पेड टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी। जब आप किसी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, उसको एक्वायर करने के लिए अगर आपने कोई लीगल फीस पे करी, लाइक कोई भी स्टैम्प ड्यूटी जो है वो आपने पे की है, इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेट प्रॉपर्टी, तो वो पार्ट होती है कॉस्ट ऑफ डेट प्रॉपर्टी, उसको हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिर बोलता है लीगल फीस इज इनकर्ड टू पोजेस द ओनरशिप राइट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड हेंस इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटलाइज इसीलिए करते हैं क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल सही बात है सर, तो दोनों की दोनों बातें क्या है, सही है, और जो रीजनिंग है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको, असर्शन को। आगे केस नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी, असर्शन दिया गया, बोलता है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, जब फॉर्म का डिसोल्यूशन होता है, ओपन किया जाता है एक रियलाइजेशन अकाउंट और ट्रांसफर की जाती है सारी की सारी असेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक एंड लायबिलिटी। बिल्कुल सही बात है सर, रियलाइजेशन के अंदर यही होता है। फिर बोलता है अकाउंट्स डिनोटिंग एक्यूमुलेटेड लॉस एंड प्रॉफिट शुड नॉट बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, इसको ट्रांसफर किया जाएगा कहां पे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो दोनों बातें सही है, बट दोनों बातों का आपस में कोई लिंक नहीं है। तो बोलता है ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। चलो जी आगे बोलता है व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड, जब आप शेयर्स को जो है वो क्या करते हैं, फॉरफिट करते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो है उसको डेबिटेड किया जाएगा विद किसके साथ में, जब हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है विद द कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ द शेयर फॉरफिटेड। तो जो पैसा नहीं आया, जो सॉरी शेयर कैपिटल को आप कैंसिल करेंगे, किससे करेंगे, जितना पैसा आपने डिमांड किया। मान लो 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए कॉल्ड अप था, तो 8 रुपए से उसको डेबिट किया जाएगा। और क्रेडिट किसको करते हैं, एंड द शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, शेयर फॉरफिचर को हम क्रेडिट कर देंगे किस अमाउंट से, जितना पैसा हमको जो है वो रिसीव हो चुका था उन फॉरफिटेड शेयर के रिगार्डिंग। तो एंट्री तो क्या होगा, शेयर्स व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ द शेयर फॉरफिटेड एंड द शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट रिसीव ऑन द शेयर फॉरफिटेड। तो आंसर क्या आएगा, बी। आगे दो स्टेटमेंट दे रखा है, पहले बोलता है स्टेटमेंट नंबर 1, बोलता है एक कंपनी विच इज मर्ज इनटू अनदर कंपनी इज नोन एज ट्रांसफरर, एक कंपनी जो दूसरी में मर्ज हो रही है उसको बोलते हैं ट्रांसफरर। बिल्कुल सही बात है सर, छोटी कंपनी बोलते हैं उसको वेंडर कंपनी बोलते हैं। एंड दूसरा जो है वो क्या, एक कंपनी इनटू विच, जिसके अंदर वेंडर कंपनी मर्ज की जा रही है उसको बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी, उसी को बोलते हैं वेंडिंग कंपनी या परचेसिंग कंपनी। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों की दोनों बातें जो है वो क्या है, ट्रू है। चलो अगला बोलता है टोटल इफेक्ट ऑफ द प्राइस चेंज। अब ये ना यहां पे बच्चों को काफी दिक्कत आ रही है, प्राइस चेंज, अगर प्राइस में क्या होता है, चेंज होता है, मतलब प्राइस में इफेक्ट होगा तो उसका मतलब अगर मान लो टोटल इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर कीमतों में चेंज होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, पहला एक तो होगा जी आपका इनकम इफेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से समझना, पहले इनकम इफेक्ट जो है वो क्या होगा, अगर मान लो प्राइस पहले किसी कमोडिटी का 100 रुपए था और अगर वो 100 रुपए से कम हो गए 50 रुपए हो गया, कितना हो गया, 50 रुपए, तो आप एक बात बताओ, आप पहले 1000 रुपए कमाते थे, आप अभी भी 1000 रुपए कमा रहे हैं, आपकी एक्चुअल इनकम तो नहीं बढ़ी है, बट आपकी रियल इनकम, आप उस 1000 रुपए में से पहले 200 रुपए खर्च करते थे, कितने, 200, मतलब आप कितनी कमोडिटी परचेज करते थे पहले, 2, अभी भी आप 1000 में से 200 ही खर्च करोगे, बट आप कितनी कमोडिटी बाय कर सकते हो, आप बाय कर सकते हो 4 कमोडिटी, तो क्या आपका परचेजिंग पावर बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, बढ़ गया सर। इसी को बोलते हैं इनकम इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, इनकम इफेक्ट। तो प्राइस में अगर चेंज होता है तो प्राइस में चेंज होने की वजह से एक तो होता है इनकम इफेक्ट, और दूसरा जो इसके अंदर होता है वो होता है क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर आपकी कीमतें जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, 100 से क्या हो गया, कम हो गई है, तो आपका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स था उसके जो कस्टमर थे वो क्या आपके पास में नहीं आ जाएंगे, आएंगे सर। तो ये होता है, अगर हम प्राइस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, अगर कीमत में चेंज किया जाएगा तो उस कीमत चेंज में 2 चीजें इंक्लूड होती हैं, एक होता है उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट और एक होता है कौन सा, उसमें इनकम का इफेक्ट। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको दोनों समझा दिया। तो प्राइस इफेक्ट के अंदर आपको सब्स्टिट्यूशन भी मिलेगा और इनकम भी मिलेगा। चलो जी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहले बोलता है द डिमांड फंक्शन स्पेसिफाई, जो डिमांड फंक्शन है वो स्पेसिफाई करता है रिलेशनशिप, डिमांड फंक्शन वो रिलेशनशिप बताता है किस किस का, बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑल द वेरिएबल दैट डिटरमाइन द डिमांड। बिल्कुल सही बात है सर, यही होता है, क्योंकि डिमांड फंक्शन के अंदर यही तो बताते हैं ना कि अलग अलग फैक्टर्स का हमारी डिमांड के ऊपर, कमोडिटी की डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ना है। आगे डिमांड कर्व इज दैट पार्ट ऑफ द डिमांड फंक्शन, डिमांड कर्व की बात हो रही है, बोलता है डिमांड कर्व वो पार्ट होता है डिमांड फंक्शन का जो एक्सप्रेस करता है रिलेशन बिटवीन द प्राइस चार्ज फॉर ए प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड सेट्रिस पेरिबस। तो डिमांड कर्व यही तो बताता है कि प्राइस
और क्वांटिटी डिमांडेड का क्या इंपैक्ट है प्राइस का, और क्वांटिटी डिमांडेड का क्या रिलेशन है अगर सेट्रिस पेरिबस हो। सेट्रिस पेरिबस का मतलब क्या, बाकी सारी बातें क्या रहे, कांस्टेंट रहे। बिल्कुल सही बात है सर, ये भी सही है। और तीसरा बोलते हैं ये भी सही है। फिर तीसरे में क्या, इलास्टिसिटी कैन बी मेजर इन टू डिफरेंट वे। इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं दो अलग अलग तरीके से, एक होता है पॉइंट इलास्टिसिटी और एक आर्क। हाँ जी सर, ये भी एकदम सही है। फोर्थ क्या बोलता है, बोलता है आर्क इलास्टिसिटी मेजर करता है एवरेज इलास्टिसिटी एट ए पॉइंट ऑन द आर्क ऑफ द डिमांड कर्व। ये क्या मतलब हुआ, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, आपका डिमांड कर्व वहां पे स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो वहां पे हम उसके एक पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। तो ये जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। और इसका आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है कि एज पर द आर्क इलास्टिसिटी, जो आप ईडी कंप्यूट करते हैं, इलास्टिक डिमांड निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है माइनस Q1 माइनस क्यू, बोले तो डेल्टा क्यू अपॉन Q1 प्लस क्यू इंटू में P1 प्लस P अपॉन में P1 माइनस P, बोले तो डेल्टा P। ओके, हाँ जी सर, चलो नेक्स्ट असर्शन दिया गया, बोलता है बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो एक टूल है सेंट्रिक फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग द प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, बिजनेस इकोनॉमिक्स यही तो है, अपने लिए एक टूल का काम करता है जिसका मेन जो अपने को फायदा देता है किस चीज के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इट प्रोवाइड एन एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये अपने को एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है किसका, इकोनॉमिक एक्टिविटी का। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए और बी दोनों के दोनों क्या है, ट्रू। आगे मैच द फॉलोइंग, इसमें थोड़ा सा चेंज है यार, वो आपको जो मैंने दिया ना वो थोड़ा गलत है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखो ये आपको बता रखा है, देखो अगर आपकी जो टोटल कॉस्ट है ये ऐसे दे रखी है, ये तो ये क्या है, फिक्स कॉस्ट, हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर क्या होती है, सेम। तो ये तो ए का जो है वो हो गया क्या, टीएफसी। फिर ये जो आपका यू शेप का है ये है क्या, एसी। जो आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व है वो क्या होती है आपकी, यू शेप की होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद है जी आपका वीसी, ये जो दे रखे ना आपको, ये जो शुरू हो रही है ये आपका वीसी है, जो आपके ओरिजिन से स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। और ये जो है ये क्या है आपकी एएफसी, जो क्या हो रही है, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ा देते हो वैसे वैसे क्या हो रही है, कम हो रही है। इसको बोलते हैं क्या, एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट। और इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं, ये जो एएफसी का जो कर्व होता है ना, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं, देखने में तो ये लग रहा है कि ये लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है, बट इसके हर पॉइंट पे फिक्स्ड कॉस्ट का जो लेवल है, ये ध्यान रखना, वो क्या रहता है, सेम रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो आंसर जो आएगा वो क्या, सबसे मैच हो रहा है, ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से और डी का 4 से। चलो जी आगे, अगला जी, अब ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, अब ध्यान दो। देखो कार्डिनल अप्रोच ये तो पता है, कार्डिनल तो एमयू अप्रोच है, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस ये किसने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, इसने इसको लेके आया। तो ए में और डी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बात आती है बी और सी का। ऑर्डिनल अप्रोच इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी है, क्योंकि ऑर्डिनल के अंदर ही होता है क्या, इंडिफरेंस कर्व। और जो हिक्स की अप्रोच है वो दी किसने दी, हिक्स ने दी थी, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। और जो थ्योरी ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंस है इसमें भी ऑर्डिनल की बात होती है, बट ये हिक्स ने नहीं दी थी। थ्योरी ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंस दिया था किसने, पॉल एंथनी सैमुअल्सन ने। किसने दिया, सैमुअल्सन ने। तो इसका जो बनेगा वो क्या, हिक्स की अप्रोच कौन सी है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, उसको बोलते हैं हिक्सियन अप्रोच। क्या बोलते हैं, हिक्सियन। और जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, थ्योरी ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंस। मैं दोबारा बोलता हूं, एक होती है कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी वाला, फिर आएगी ऑर्डिनल। ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर आपकी दो आती है, एक आता है आपका कौन सा, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, और एक है कौन सा, थ्योरी ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंस। ये दोनों के दोनों में इंडिफरेंस कर्व का ही रोल आता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। अपने एग्जाम के अंदर तो दो ही है, बेसिकली हम दो ही पढ़ के चलते हैं, एक होता है आपका कार्डिनल और एक है कौन सा, ऑर्डिनल। तो इसका मैच थोड़ा देख लीजिएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, बोलता है द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज फाउंड बाय रिलेटिंग द ईपीएस विद द मार्केट प्राइस। बोलता है जो कॉस्ट के ही निकालते हो उसको आप कैसे निकालते हो, तो के ही निकालते हैं क्या, कंपेयर करके। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज फाउंड बाय, रिलेट करते हैं हम ईपीएस को, अर्निंग पर शेयर को रिलेट करते हैं किससे, एमपीएस से। बिल्कुल सही बात है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। फिर बोलता है डिविडेंड यील्ड मेथड इज आल्सो नोन सर अर्निंग प्राइस रेशियो, मतलब क्या, ईपीएस अपॉन एमपीएस, क्या ये डिविडेंड ये होता है क्या, अर्निंग या प्राइस रेशियो मेथड होता है क्या, नहीं, ये बात है गलत है। तो आंसर क्या आएगा, ओनली स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है, करेक्ट है, और सेकंड जो है वो क्या है, गलत है। आगे बोलता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड में ईपीएस अगर करते हैं तो क्या निकलता है, डिविडेंड रेशियो। क्या बात करते सर, मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस करोगे, डिविडेंड रेशियो कहां से आ जाएगा, ये गलत है। तो एमपीएस अपॉन ईपीएस अगर मैं करता हूं ना तो डिविडेंड रेशियो नहीं आता, वहां पे आता है आपका क्या, पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, ध्यान रखना। ओके, हाँ जी। और ईपीएस अपॉन बुक वैल्यू ऑफ द एसेट करते हैं तो वो निकलता है कि आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये बात क्या है, सही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या इनकरेक्ट है, जबकि 2 जो है वो क्या है, करेक्ट है।
नेक्स्ट बोलता है कैपिटल बस्टिंग हेल्प करता है इन द लॉन्ग रन प्लानिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। बिल्कुल सही बात है, कैपिटल बस्टिंग जो है वो इसी के अंदर तो हेल्प करता है अपने को लॉन्ग टर्म के लिए। फिर बोलता है कैपिटल बस्टिंग हाईलाइट करता है डिजायरेबिलिटी ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ द मैन बाय मशीन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग के अंदर मशीन्स को ही नई मशीन्स को नए टूल्स को लगाने का ही काम होता है, तो उसके अंदर हम रिप्लेसमेंट करते हैं किसका, मैन का विद किससे, तो मतलब लेबर का कैपिटल के साथ में क्या कन्वर्जन की बात हो रही होती है। तो आंसर क्या आएगा, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, चार अप्रोच दे रखी है आपको, NI, NOI, ट्रेडिशनल और MM, तो आपको जो है आपस में क्या करना है, इनको मैच करना है। तो सबसे पहले क्या बोलता है, देखो ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट अप्रोच। इंटरमीडिएट अप्रोच कौन सी होती है, ट्रेडिशनल। फिर बोलता है चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। अगर मान लो कि अगर हम डेट इक्विटी में चेंज करेंगे तो कंपनी की मार्केट वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये कौन बोलता है, NOI। कौन बोलता है, NOI। फिर बोलता है इट प्रोवाइड एनालिटिकल साउंड एंड लॉजिकली कंसिस्टेंट बिहेवियर। तो बिहेवियर जस्टिफिकेशन कहां होता है, MM में। अब फिर बोलता है ए फर्म कैन मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल by using the debt financing to the maximum extent। जहां पे फर्म मैक्सिमम डेट को यूज करती है और जितना फर्म एक्सेस डेट को यूज करेगी उतना फर्म की ओवरऑल कॉस्ट कम होगी और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी। तो ये कौन बोलता है, NI अप्रोच बोलता है। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, 4213। चलो जी आगे, लो जी अब ये चार मॉडल दिए आपको और आपको इसको मैच करके बताना है। सबसे पहले अर्जेंसी मेथड। अर्जेंसी मेथड जो है वो बात करेगा इट इज सिंपल फॉर द प्रोजेक्ट विद टू लार्ज आउटले। ठीक है जी। पेबैक पीरियड जो है ये क्या होता है, इट अवॉइड इनकैलकुलेबल रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन से पहले ही ये जो है उसको क्या करता है, अवॉइड करता है। मतलब ये पेबैक मेथड जो है वो आपका लॉन्ग रन के रिस्क और अनसर्टेनिटी को कंसीडर नहीं करता, मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर नहीं करता। ठीक बात है। फिर अगला जो है वो क्या, अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो कौन सा, ARR। तो ARR जो है वो क्या होता है, आल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड। ऐसा क्यों बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को तो कंसीडर किया जाता है। और फिर NPV को बोलते हैं नेट गेन मेथड, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालते हैं। तो आंसर जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, B। ओके चलो जी आगे। नेक्स्ट बोलता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो बोलता है इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी जो होती है ऑफ नोट सक्सेस मतलब फेलियर की प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट जो इक्वल जो वो कंप्यूट करते हैं वो किसके बराबर होता है आपका, वो होता है P। उसको डिनोट किया जाएगा किससे, सॉरी उसको डिनोट करते हैं किससे, Q से, और या फिर उसको 1 - P भी बोल सकते हैं। ओके हाँ जी। तो आंसर क्या आएगा, बोथ B एंड C। चलो जी आगे। बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी इज ए, क्या होता है पोस्टीरियर, पहले आपने प्रायोरी बनाया, पहले क्या बनाया आपने प्रायोरी, लेकिन बाद में आपके सामने कुछ क्या है, फैक्ट्स निकल के आए और उन फैक्ट के बेस पर आपने प्रायर प्रोबेबिलिटी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया और उसको क्या बना दिया, पोस्टीरियर। क्या बना दिया, पोस्टीरियर। ओके हाँ जी। तो प्रायर पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है, वो रिवाइज्ड होती है, रिवाइज प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है। तो पहले कौन सी थी, प्रायोरी था। अब इसको ना हम एक और नाम से पुकारते हैं, आपने अगर सुना हो बेस थ्योरम। जो बेस थ्योरम है वो बेसिकली यही हम यहाँ पे इसको ये भी हम बोलते हैं, क्योंकि पहले क्या था कि आपके पास में कुछ फैक्ट थे, ओके आपने उसके बेस पर प्रोबेबिलिटी बनाया, लेकिन बाद मतलब पहले आपके पास में एक हाइपोथेटिकल आपने एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर लिया, आपको लग रहा था कि यही होगा, ओके देन उसके बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे आपके पास फैक्ट आने लगे तो आपने अपनी प्रायोरी प्रोबेबिलिटी को क्या किया, चेंज किया और रिवाइज किया। उस रिवाइज प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं हम लोग क्या, पोस्टीरियर। क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर। तो बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी इज ए रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है, ध्यान रखना। आगे द शेप ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट डिपेंड, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जो होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो उसकी जो शेप है वो डिपेंड करती है दो ही चीजों के ऊपर, एक करता है मीन पे और एक किस पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो आंसर क्या आएगा, 1 और 2। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट एफ टी जेड काई स्क्वायर, इनमें से बताना है कौन सा पैरामीट्रिक नेचर का है। तो एफ है, टी है, जेड है, ये पैरामीट्रिक है, लेकिन आपका काई स्क्वायर जो वो आपका क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। आगे अब ये मैच करना है, ये ध्यान से करना। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको टाइप 1 एरर भी बोलते हैं, उसको अल्फा से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है, ये होता है आपका स्टैंडर्ड एरर। ओके न्यूमेरिकल वैल्यू जो डिस्क्राइब करता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन को जो डिस्क्राइब करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं उसको, पैरामीटर। एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। उसमें क्या होता है कि सैंपल मीन जो है वो बराबर होता है किसके, पॉपुलेशन मीन के। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टाइप 1 एरर भी बोलते हैं उसको। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड से कितना डेविएट हो रही है आपके वेरियस सैंपल, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैंडर्ड एरर। और न्यूमेरिकल वैल्यू, पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स होते हैं, पॉपुलेशन की जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स निकल के आते हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन के पैरामीटर, और सैंपल के जो न्यूमेरिकल फैक्ट होते हैं उसको बोलते हैं सैंपल के स्टैटिक्स, ध्यान रखना। और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन जो है वो क्या है, सैंपल मीन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन।
आगे बढ़ो। अब बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एचआर प्लानिंग इज एसेंशियल है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अच्छा यार, एक वो कल मैंने क्वेश्चन डाला उसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए। अरे भाई, पुराने वाले टेस्ट में मैंने बोला था एचआरपी की बात की थी। एचआरपी में हम पॉलिसीज को एम्प्लॉइज तक नहीं पहुंचाते हैं, एचआरपी में नहीं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में करते हैं। एचआरएम के अंदर हम कम्युनिकेट करते हैं पॉलिसीज को, किसको? एम्प्लॉइज को। एचआर पॉलिसीज को एम्प्लॉइज को बताते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, नॉट इन द एचआरपी। एचआरपी तो बहुत छोटी टर्म है। एचआरपी को बेसिकली हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? शॉर्टफॉल निकालने के लिए, जहां पे हम चेक करते हैं कि क्या पर्सन राइट जॉब के ऊपर है या नहीं है, और अगर कोई डेविएशन है तो हम उसको भरने का काम करते हैं। मतलब हम देखते हैं कितने बंदे चाहिए और कितने हैं, और अगर कमी है तो उनको कैसे लगाया जाए, वो बात है एचआरपी का। तो एचआरपी छोटी टर्म है, एचआरएम बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। अच्छा, असर्शन बोलती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक एसेंशियल है, किसके लिए? टू डिटरमाइन करने के लिए द फ्यूचर मैन पावर नीड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बोलते हैं एचआर प्लानिंग एसेंशियल है किसके लिए? डिटरमाइन करने के लिए फ्यूचर मैन पावर नीड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, ये तो हो गया इसका असर्शन। रीजनिंग जो है वो क्या बोलती है? इट वुड बी डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट है टू हैव द सर्विस ऑफ द राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट टाइम इन एब्सेंस ऑफ एचआरपी। तो बोलते हैं अगर एचआरपी नहीं होगा तो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि राइट पर्सन राइट जॉब के ऊपर ये निकालना हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो फ्यूचर मैन पावर की जो नीड निकालनी है, भाई कितने हैं और कितने चाहिए, तो कितना डिफरेंस है, जिनको आगे अपने को क्या करना है? एम्प्लॉय करना है, वो एचआरपी के थ्रू हम निकालते हैं। उसके 4 ही तो स्टेप थे, एचआरपी मैंने आपको करवाया था, तो 4 उसके स्टेप थे। पहले डिमांड फोरकास्टिंग, फिर सप्लाई, और फिर आप क्या करते हो? उसके बाद में आप क्या डेविएशन निकालते हो, और फिर क्या करते हो? फिल करने का काम करते हो। बताओ, चलो जी आगे। अब ये है प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिव और एफिशिएंट और करियर प्लानिंग, ये बता रखा है। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेट करना एम्प्लॉय की नीड एंड एस्पायरेशन को विद द ऑर्गेनाइजेशन नीड के साथ में, उसको बोलते हैं कैरियर प्लानिंग। फिर यूजिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्स, मिनिमम अमाउंट को रिसोर्स को यूज करना क्या करने के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स एंड सर्विस, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। आगे प्रोड्यूस करना राइट गुड और सर्विस सोसाइटी विच डीम एज एप्रोप्रिएट, प्रोड्यूस करना राइट गुड और सर्विसेज सोसाइटी विच डीम एज एप्रोप्रिएट, तो उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस, कि हम इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। एंड रेशियो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आउटपुट टू द इट्स इनपुट, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। चलो जी, आंसर 4321। नेक्स्ट, अब ये आपको 4 जो है वो दे रखी है, मार्कअप एनालिसिस, रिप्लेसमेंट और स्किल इन्वेंटरी, और एक है ट्रेंड। सबसे पहला बोलते हैं फाइल्स ऑफ द पर्सनल एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, स्किल। जो करंट आपके एम्प्लॉय है उनके बारे में आपके पास जो डिटेल पड़ी होती है ना, उसको बोलते हैं आप स्किल इन्वेंटरी। स्किल मैन पावर, उनकी इन्वेंट्री, कितने मैन पावर आपके पास में अवेलेबल है वो। दूसरा, स्टडी ऑफ फर्म पास्ट एम्प्लॉयमेंट नीड ओवर ए पीरियड ऑफ द ईयर टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर नीड, इसको क्या बोलते हैं? ये आपका ट्रेंड एनालिसिस, जिसके अंदर आप क्या करते हैं? पास्ट एम्प्लॉयमेंट नीड्स को जो है वो हम बेसिकली स्टडी करते हैं, क्या करने के लिए? फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस। फिर मेथड फॉर ट्रैकिंग द पैटर्न ऑफ द एम्प्लॉय मूवमेंट फ्रॉम वेरियस जॉब, एम्प्लॉय का मूवमेंट फ्रॉम वेरियस जॉब जो होता है उसको बोलते हैं मार्कअप एनालिसिस। वो बताया जाता है बेसिकली रिप्लेसमेंट का, उसमें बताता है कि एक जॉब से दूसरी जॉब पे। और फिर ए प्रोफाइल ऑफ द जॉब होल्डर डिपार्टमेंट वाइज ऑफर ए स्नैपशॉट ऑफ हु विल रिप्लेस, कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है अगर जॉब ओपनिंग होती है, तो उसके लिए बनाते हैं हम लोग क्या? रिप्लेसमेंट चार्ट। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 3412। नेक्स्ट, सिलेक्शन का आपको यहां पे पूछा गया, पुट द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द डिस्क्रीट सिलेक्शन प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले क्या होता है यार, कितना सिंपल है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होगा, हाँ जी, फिर आप उनको एप्लीकेशन दोगे, वो भर के देंगे, हाँ जी, फिर आप उनसे क्या करोगे? एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लोगे, हाँ जी, फिर आप क्या करोगे? उनका इंटरव्यू लोगे, हाँ जी, इंटरव्यू लेने के बाद में फिर क्या? उनका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, एंड लास्ट में आप क्या करोगे? फाइनल एम्प्लॉयमेंट डिसीजन लेंगे। तो आंसर क्या? 1 2 5 6 3 4 7। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन काट दीजिएगा, ये गलत है, इसके ऑप्शन जो है वो मैच नहीं करेंगे। आप यहां पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते सिंस इन्वेस्टर कैन डाइवर्सिफाई अवे देयर, इन्वेस्टर जो है वो किस चीज को डाइवर्सिफाई? देयर आर 2 टाइप ऑफ रिस्क, वन इज सिस्टमेटिक, अनदर वन इज अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक रिस्क वो होता है जो सिस्टम की वजह से होता है, जिसको आप दूर नहीं कर सकते हो, वो रिस्क जो आपको उठाना ही पड़ेगा, दैट इज द सिस्टमेटिक। और जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है उसको आप दूर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या बोलता है? डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब जो है वो क्या, आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, अपना पैसा एक ही जगह पे नहीं लगाना चाहिए। तो इसके थ्रू, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के थ्रू आप अपने नॉन सिस्टमैटिक रिस्क को दूर कर सकते हो, बट सिस्टमैटिक रिस्क तो आपको उठाना पड़ेगा, और क्योंकि आप सिस्टमैटिक रिस्क उठाते हो तो आपको उसका कंपनसेशन में मिलता है। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोलता है। बोलता है सिंस इन्वेस्टर कैन डाइवर्सिफाई अवे देयर, सिंस इन्वेस्टर कैन डाइवर्सिफाई कर सकता है अवे देयर, किसको? नॉन सिस्टमैटिक रिस्क को, इसको दूर कर सकता है। दे हैव टू बी कंपनसेट, लेकिन उसको कंपनसेशन जो मिलेगा किसके लिए मिलेगा? फॉर द सिस्टमैटिक रिस्क, क्योंकि इस रिस्क को तो उसे उठाना ही
पड़ेगा, इसको तो उठाना पड़ेगा, तो डेट्स वाई आपको जो इसका क्या मिलेगा, कंपनसेशन में मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा, बी। आगे स्टेटमेंट 1 दिया गया, बोला फॉर एनी बॉडी, किसी भी पर्सन के लिए टू स्टार्ट ए म्यूचुअल फंड, अगर आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास में रेलिवेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ जी होना चाहिए, तभी हम खोल सकते हैं, नहीं तो सेबी आपको अलाउ नहीं करेगा। दूसरा, म्यूचुअल फंड इन इंडिया फॉलो 3 टायर, म्यूचुअल अपने इंडिया के अंदर जो म्यूचुअल फंड है वो 3 टायर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। यस बिल्कुल, कौन कौन सा, एक है स्पॉन्सर, एक है ट्रस्टी और एक फिर कौन सा, एएमसी। ओके, तो पहले स्पॉन्सर होता है, फिर ट्रस्ट बनाया जाता है, उसका ट्रस्टी होगा, उसको मतलब उसमें ट्रस्टी अपॉइंट किया जाएगा और लास्ट में कौन होगा, एएमसी होगा। तो आंसर क्या आएगा, बोथ स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। आगे मैच द फॉलोइंग, म्यूचुअल फंड से आईजिए, बोलता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड कौन सा होता है, ये वो फंड है, इट इज ए फंड एक्सेप्टेड एंड लिक्विडेटेड ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस बाय म्यूचुअल फंड मैनेजर, उसका बोलता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड कौन सा होता है, नो एग्जिट पॉसिबल टिल द क्लोजर ऑफ द स्कीम, जब तक स्कीम बंद हो जाएगी तब तक आप एग्जिट नहीं कर सकते हो। ग्रोथ फंड कौन सा होता है, जिसमें कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। और ऑफशोर म्यूचुअल फंड कौन सा होता है, उसको रीजनल या कंट्री फंड भी बोलते हैं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, 2413, सिंपल है। तो आगे अब आपको मर्जर का दे रखा है यहाँ पे, व्हेन वन कंपनी परचेज अनदर, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करे उसको बोलते हैं परचेज मर्जर। ओके, मर्जर बिटवीन 2 कंपनी हैविंग नो कॉमन बिजनेस, जिनका कोई कॉमन बिजनेस ही नहीं था उसको बोलते हैं क्या, मतलब अपने फील्ड से दूसरी फील्ड में जाके काम करना, मर्ज हो गए दूसरी फर्म्स के साथ में, उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट। ओके, मर्जर बिटवीन 2 कंपनी डेट सेल द सेम प्रोडक्ट, सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे इन द अलग अलग मार्केट में, अब अगर वो आपस में मर्ज होते हैं उसको बोलते हैं क्या, मार्केट एक्सटेंशन। और फिर 2 कंपनी आर बोट एंड कंबाइंड अंडर न्यू एंटिटी, इसको बोलते हैं क्या, कंसोलिडेशन मर्जर। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, 3142। नेक्स्ट ये सिंपल सा है, आईडीबीआई कब बना, आईडीबीआई जो है वो बना था 1964 के अंदर, आईसीआईसीआई 1955 में, एलआईसी है 56 के अंदर और एससीबी 1990 के अंदर। आगे हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता चॉइस ऑफ द मार्केटिंग मिक्स डज नॉट डिपेंड, मार्केटिंग मिक्स की चॉइस है वो किस पे डिपेंड नहीं करती, मार्केटिंग एनवायरनमेंट पे करती है, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन पे करती है, बट और एम्प्लॉई के ऑब्जेक्टिव पे, एम्प्लॉई के ऑब्जेक्टिव का और मार्केटिंग मिक्स का कोई भी लेना देना नहीं होता। तो आंसर बी। आगे डैश इज और आर द वे टू ओवरकम द मार्केटिंग मायोपिया, मार्केटिंग मायोपिया एक टर्म है जिसको थियोडोर लेविट ने दिया था, जिसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। और शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब जब कंपनी अपना पूरा जो ध्यान है वो ओनली प्रोडक्ट के ऊपर लगा देती है और वो भूल जाती है कि कस्टमर भी प्रिवेल करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, मार्केटिंग मायोपिया। तो बोलते हैं अगर मार्केटिंग मायोपिया हो गया तो उसको दूर कैसे कर सकते हैं, तो बोलता है इसको दूर करने के लिए सबसे पहला बी कस्टमर लेड नॉट प्रोडक्ट ओरिएंटेड, आपको कस्टमर ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। फिर मार्केट ओरिएंटेशन शुड बी परमिटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केटिंग आपको स्कीम को अपनाना पड़ेगा, बिल्कुल। मैनेजर नीड टू बी प्रोएक्टिव, मैनेजर को प्रोएक्टिव और विजनरी बनना पड़ेगा, बिल्कुल। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़े, बोलता डैश असेस वेदर द मार्केटिंग पॉलिसीज प्रोग्राम सिस्टम एंड द मेथड एस्टेब्लिश इज डिस्टेंट पार्ट आर वैलिड फॉर टुडे, कि जो आपने बनाए थे मार्केटिंग के, जो आपने पॉलिसीज बनाए थे वो आज भी काम कर रही है नहीं कर रही है, तो उसके लिए आप जो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करवाते हो डेट इज नोन एज मार्केटिंग ऑडिटिंग, मार्केटिंग ऑडिट। क्या बोलते हैं, मार्केटिंग ऑडिट। तो आंसर क्या आएगा 38 का बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेप एंड एनी काइंड ऑफ परचेजिंग बिहेवियर और द रीजन व्हाई पीपल परचेज, एक पर्सन जो है सामान को, किसी भी सामान को क्यों परचेज करता है, क्योंकि उसके लिए सबसे मेन चीज जो है वो क्या होता है, नीड। क्या होता है, नीड रिकॉग्निशन करना, कि आखिर उसको सामान चाहिए क्यों है, तो उसको बोलते हैं क्या, नीड रिकॉग्निशन। आगे बोलते हैं कस्टमर बिकम द फोकल पॉइंट, कस्टमर जो मेन पॉइंट बनता है इन द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में, बिल्कुल सही बात है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर ओरिएंटेशन प्लेस द कस्टमर एट द बिगिनिंग पे भी रखते हैं उसको और एट द एंड में भी रखते हैं बिजनेस साइकिल के, बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें सही है। और यही जो है रीजन वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं किसको, असर्शन को, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर सबसे मेन जो फोकल पॉइंट होता है या फिर जो मेन आपका पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट भी बोलते हैं उसको, वो कौन होता है, आपका कस्टमर होता है, क्योंकि सामान जो बनता है कस्टमर के हिसाब से बनता है। यहाँ पे जो सामान बनेगा वो कस्टमर ओरिएंटेड बनता है आपका। तो दोनों बातें क्या है, असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर ट्रू, एंड आर जो वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं किसको, असर्शन को। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द सीसीआई, सीसीआई बोलते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बारे में कुछ बात करनी है। सबसे पहला, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या बात कर रहे हो सर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्या उसको कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया था क्या नहीं सर, ऐसा नहीं था। दूसरा, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है एलिमिनेट करना प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, बिल्कुल सही बात है, इसका ऑब्जेक्टिव यही तो है। तो आंसर क्या आएगा, ओनली 2। 2 एजीएम कंपनी को जो है वो एजीएम करनी होती है, ठीक है, जब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो उसके 9 महीने के अंदर एजीएम करनी है। आप 2 एजीएम के बीच में जो मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होता है वो कितना हो सकता है, 15 महीने का। चलो आगे,
विच एजीएम कंपनी को 6 महीने के अंदर करनी होती है और जो दो उसके बीच में मैक्सिमम जो है वो 15 महीने का होना चाहिए। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट द पार्ट ऑफ द इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का पार्ट कौन सा नहीं है? नेम क्लोज मेमोरेंडम में आता है, ऑब्जेक्ट क्लोज मेमोरेंडम के अंदर आता है, लायबिलिटी क्लोज मेमोरेंडम में आता है, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन जो कंपनी के जो इंटरनल अफेयर्स जो है उसके लिए जो बनता है वो होता है आर्टिकल। वो मेमोरेंडम नहीं होता, वो क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सी। चलो अब ये ध्यान से समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है कंपटीशन एक्ट का? अब एक बात बताओ, इससे पहले कौन सा था? कोपरा। कंपटीशन से पहले जो है वो कौन सा था? एमआरटीपी। हाँ जी, एमआरटीपी के अंदर ऑब्जेक्टिव था आपका, आरटीपी भी आता था, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिस ये आता था, और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ये सब उसके अंदर आते थे, है ना जी। अब जो है जब हमने इसको क्या किया, एमआरटीपी को रिप्लेस करके और क्या बनाया? कंपटीशन बनाया। तो कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव मैंने बुक में लिखी भी हुई है। तो कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है वो क्या बोला गया कि कंपटीशन एक्ट जो है वो क्या करेगा? प्रोहिबिट करेगा एब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन को, करेगा। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को रोकेगा। कॉम्बिनेशन पे रेगुलेशन करेगा, बट वहां पे ये नहीं लिखा हुआ प्रोहिबिशन ऑफ द आरटीपी, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस को प्रोहिबिट, जो प्रोहिबिशन लगाना वो ऐसा नहीं करेगा। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? ए है, ठीक है। हालांकि रोकता है बट आंसर फिर भी जो है बनेगा वो क्या बनेगा? ए बनेगा आपका, क्योंकि स्पेसिफिकली ये 3 चीजों को तो मेंशन किया गया बट प्रोहिबिशन ऑफ द आरटीपी इसको मेंशन नहीं किया गया। चलो जी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्ट प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ई गवर्नेंस। अपने इंडिया के अंदर जो है ई गवर्नेंस के लिए जो है कौन सा एक्ट आया था? तो उसके लिए आया था अपना आई-टेक 2000। चलो जी, स्कॉलरशिप, अगर एक स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप मिलती है तो बताओ उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? फुल्ली एक्सेम्प्ट। चलो जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, ध्यान से सुनना भाई, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम विच एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया। इनकम जो एक्रू भी और अराइज होती है कहां पे? आउटसाइड इंडिया, बट आर रिसीव डायरेक्टली इन इंडिया। लेकिन रिसीव कहां हुई है? इंडिया में। तो वो इनकम कौन सी हो गई है? सर अगर रिसीव इंडिया में हुई है ना तो वो इंडियन इनकम है। और इंडियन इनकम जो है वो क्या होती है? इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल होती है, चाहे वो रेजिडेंट हो, चाहे वो ऑर्डिनरी हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। आगे, एक्स लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, बात ही खत्म हो गया, इंडियन कंपनी है। अब वो कहीं से काम करे भाई, वो इंडियन कंपनी है, भले इनकॉर्पोरेट कहां पे हुई है? इंडिया के अंदर हुई है। तो चाहे वो इंडिया में ऑपरेट करे, चाहे इंडिया के बाहर ऑपरेट करे, चाहे वो मैनेज इंडिया से हो रही हो, चाहे वो मैनेज इंडिया के बाहर से हो रही हो, वो क्या है? वो जो है वो है आपकी क्या? रेसिडेंट। चलो जी, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80G की बात हो रही है। 80G के अंदर जो आपके सेक्शन 80G जो है वो है रिलेटेड किससे? आपके डोनेशन से। ओके, सेक्शन 80G के अंदर जो डोनेशन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है विदाउट लिमिट 100%, विदाउट लिमिट 50%, विद लिमिट 100%, विद लिमिट 50%। तो ये कुछ डोनेशन दिए और बोलता है इनमें से बताओ आप 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट वाली कौन सी है? मतलब विदाउट लिमिट 100% वाली कौन कौन सी है? तो सबसे पहले बोलता है नेशनल डिफेंस फंड, हाँ जी है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल लीग फंड, हाँ जी है। प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, हाँ जी है। अफ्रीका फंड, हाँ जी है। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, हाँ जी है। प्राइम मिनिस्टर ड्रोट रिलीफ फंड, ये 50% में आती है। नेशनल चिल्ड्रन फंड, हाँ जी है। और इंदिरा गांधी मेमोरियल, ये 50% में आती है। तो आंसर आएगा 1 2 3 4 5 और 7, बट आपको दे नहीं रखा ये, तो बना लेना 1 2 3 4 5 और 7 भी साथ में आएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, टीडीएस जो है ऑन द पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, उसको कवर किस सेक्शन में किया गया? तो अगर पेमेंट जो है, अगर आपने कोई टीडीएस काटा किसके ऊपर, अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर को कोई पेमेंट करी है उसके ऊपर अगर आपने टीडीएस काटा तो उसको कवर किया गया सेक्शन 194C में। तो आंसर जो आएगा 50 का वो क्या आएगा? सी। ओके, हाँ जी, लो जी, ये हो गए हैं जी आपके आज के क्वेश्चन, हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो आप इनको क्या करना है वो आपको मालूम ही है, आपको मैचिंग करना है, ठीक है। और मैच करके जो है फिर आपको बताना है कि आपके कितने ठीक बैठते हैं, और फिर आपको साथ में खुद सेल्फ एनालिसिस भी करना है कि कौन से सेक्शन के क्वेश्चन आपके थोड़े से गलत हुए, तो उसके ऊपर आप फोकस थोड़ा सा ज्यादा कीजिएगा। ओके, हाँ जी सर, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा परफॉर्मेंस क्या रही है आपकी। ओके, हाँ जी, और लेक्चर कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छे लगे अच्छा कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया भी हुआ है वो भी बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिए ताकि जैसे नई वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में है। ओके, हाँ जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं कल हमारे नए क्वेश्चन के साथ में, और कल मिलेंगे पैराग्राफ के साथ में और दो अनसीन पैसे देंगे आपको। ओके, हाँ जी, चलो ये कीजिए, कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।